आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमें मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम कक्षा 12 और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम में आने वाले राजनीति विज्ञान विषय के जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है उसका हम एक टॉपिक ले रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपना देश लोकतांत्रिक देश है, उसके ऊपर क्या संकट आया, इसमें हम आपातकाल की पृष्ठभूमि के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि आपातकाल की भूमि के अंतर्गत हम देखें इसमें कि 1967 ईस्वी के बाद आपने राजनीति विज्ञान में हमने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी जी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे और इन्होंने काफी काम किया। इसके संदर्भ में हम बात करना चाहिए कि आपातकाल की पृष्ठभूमि में हम अलग अलग के मध्य बात करें। जैसे कि हम आर्थिक संदर्भ में बात करना चाह रहा हूं। भारत और पाकिस्तान में 1971 का युद्ध हुआ, जिससे पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत बहुत सारे आर्थिक नुकसान हुआ, जिसकी अर्थव्यवस्था का भी क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। इसी के साथ 1972-73 ईस्वी में भी क्या हुआ, मानसून ऐसा पड़ गया, यानी मानसून सही नहीं रहा, उससे भी देश में अकाल पड़ गई, जिससे देश के अंदर आर्थिक वृद्धि दर बढ़ने की बजाय और कम हुई। इसमें जो कांग्रेस के विरोधी थे, जैसे कि आपको ध्यान हो, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस को पार्टी के लोग, अन्य विपक्ष के लोग इसकी क्या करने लगे थे, बुराइयां करने लगे थे। साथ ही मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नक्सलवादी इन्होंने भी किया। अब हम आंदोलनों की बात करें, लोकतंत्र में जो आपातकाल लगाया था 25 जून को, उसके अंदर हम बात करना चाहें, गुजरात और बिहार में आंदोलन हुआ। गुजरात और बिहार में आंदोलन। देखिए, बात करना चाहेंगे गुजरात की। गुजरात में छात्रों ने क्या किया, 1974 में गुजरात में वहां पे छात्रों ने क्या किया कि 1974 में जनवरी 1974 ईस्वी में गुजरात में छात्रों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और इतने महंगाई पे स्तर पे बढ़ गए कि इतने पैसे लोगों के पास थे नहीं कि कितना खरीद सकें। तो गुजरात में उन्होंने क्या चलाया, आंदोलन चलाया। गुजरात के साथ साथ बिहार में भी आंदोलन चला और बिहार के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और उसने एक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण, जो जेपी के नाम से प्रसिद्ध है, जयप्रकाश नारायण, जो राजनीतिक संन्यास ले चुका था, सामाजिक काम करता था अपने, इसको बुलाया गया। इसको लोकनायक की भी उपाधि दी गई, है। इसको विद्यार्थियों ने बुलाया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, आंदोलन का जनता त्रस्त है। तो जयप्रकाश नारायण ने ये कहा कि मैं आपका आंदोलन का नेतृत्व तो कर लूंगा, लेकिन मेरी भी दो शर्तें उसने बताया कि पहला तो आंदोलन कैसा रहेगा, अहिंसक रहेगा। क्या रहेगा? अहिंसक रहेगा, किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यह पूरे देश में होना चाहिए,
पूरे देश में ये आंदोलन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिहार में हो। तो वहां के विद्यार्थियों ने इसकी बात स्वीकार कर ली और इन्होंने नेतृत्व को क्या किया, स्वीकार किया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हर क्षेत्र में इसने क्रांति का आह्वान किया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में क्रांति, इसलिए इस क्रांति को संपूर्ण क्रांति का भी नाम दिया था कि संपूर्ण क्रांति तभी हो पाएगी जब देश सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम क्रांति करेंगे। और इसने रेल हड़ताल का भी आह्वान किया। क्या किया? रेल हड़ताल का भी आह्वान किया। उस समय जब ये आंदोलन चल रहे थे तब कांग्रेस का एक अध्यक्ष था जिसका नाम था डीके बरुआ। क्या नाम था? डीके बरुआ। उसने एक बात कही थी, उसने एक बात कही थी कि इंदिरा इज इंडिया। उसने कहा था इंदिरा इज इंडिया एंड या इंडिया इज इंदिरा। उसने कहा कि भारत इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। ये किसने कहा था? ये वक्तव्य डीके बरुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब ये हड़ताल कर रहे थे तब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। अब हम नक्सलवादी आंदोलन की बात करेंगे। गुजरात में भी आंदोलन हुए, बिहार में भी हुआ। उस समय नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन पश्चिमी बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र में एक थाना था नक्सलवाड़ी। वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ। वहां लोगों ने नेतृत्व भी किया। चारू मजूमदार वहां इसका उस समय नेतृत्व कर रहा था। इन्होंने जमीन वगैरह थी, वो जिनके पास से जमीन नहीं थी उनको इन्होंने वितरण भी किया। साथ ही न्यायपालिका से भी संघर्ष चला सरकार का। न्यायपालिका से संघर्ष कैसे चला? क्योंकि सरकार ने क्या कहा कि संसद की सर्वोच्चता की बात कही। सरकार ने संसद की सर्वोच्चता कही कि संसद जो कुछ चाहे वो कुछ कर सकता है। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आपको मनचाहा नियम कानून नहीं बना सकते। पहला इन्होंने मौलिक अधिकारों में कटौती की बात करनी कही, तब भी न्यायपालिका ने मना कर। इन्होंने ये कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए मौलिक अधिकारों में हनन कर सकता है, तो भी न्यायपालिका ने क्या कर दिया? मना कर दिया। साथ ही इन्होंने जब तीसरी बात थी संपत्ति का अधिकार भी इन्होंने सरकार ने हटाना चाहा, तब भी न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया। ऐसे विवाद चला। साथ ही न्यायपालिका ने जो एक कोलेजियम पद्धति थी न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसमें भी एएन रे जिसकी वरिष्ठता सूची 4 थी, यानी उसके ऊपर सीनियर जजेस 3 थे, 1 2 3, उनको हटा के उनको नहीं बनाया मुख्य न्यायाधीश, इसको बना दिया। एक ही आपको ध्यान होगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद
भारतीय बना भारत सरकार 1973 1973 में आया था। इसमें कहा था कि संविधान का मूल ढांचा है वो संसद परिवर्तित नहीं कर सकती। अब कहीं संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि संविधान का मूल ढांचा ये बात है। उसका निर्धारण कौन करती है? न्यायपालिका करती है। तो संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत इन्होंने नहीं माना था। अब हम आपातकाल की घोषणा के ऊपर चर्चा करेंगे। जो लोकतंत्र के खतरा मान रहे हैं, आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा की घटनाएं हमने पढ़ी, ये चल रही थी। आपातकाल की घोषणा 12 जून 1975 को एक घटना हुई। 12 जून 1975 को एक कोर्ट है इलाहाबाद, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उसने क्या फैसला सुनाया? उसने सुनाया कि इंदिरा गांधी जी जहां से सांसद थी उसका निर्वाचन ही निरस्त कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति था जिसने एक याचिका दायर कर रखी थी। राजनारायण समाजवादी नेता था, समाजवादी नेता था राजनारायण। उसने याचिका दायर कर रखी थी कि इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव में, ये उसके इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लड़ रहा था कि चुनाव में सरकारी आदमियों सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया था कि हाँ किया था, इसलिए इसका निर्वाचन अघोषित किया जाता है, निरस्त किया जाता है। इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया इस मामले को, इलाहाबाद वाले को। ये कहा कि जब तक इस मामले पे फैसला नहीं होता तब तक इस पे स्थगन है, लेकिन लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं लेगी, इंदिरा गांधी जी भाग नहीं लेगी। अब संकट में क्या हुआ कि वहां जेपी जयप्रकाश नारायण दिल्ली में रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे थे। विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया, यहाँ तक कांग्रेस के जो गुट था उन्होंने भी दिया, क्योंकि वो इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे और जेपी को एक देश के सामने भविष्य प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि इसलिए सरकार ने 25 जून 1975 को, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद, ये तत्कालीन राष्ट्रपति था। इन्होंने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया, अनुच्छेद 352। क्या लगा दिया? अनुच्छेद 352। अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर, किस आधार पर लगाया ये? अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर फखरुद्दीन, ये लगा भी दिया, संसद को पता ही नहीं है, केवल इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। अब इसके क्या परिणाम आए? आपातकाल के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या गतिविधियां की गई, उन पर अपन चर्चा। सरकार ने एक तो प्रेस सेंसरशिप, अपन चर्चा करना चाहेंगे कि प्रेस सेंसरशिप क्या होती है। कोई भी समाचार पत्र में न्यूज छापने से पहले सरकार से अनुमति लेना प्रेस सेंसरशिप कहलाती है। यानी कोई भी अखबार में समाचार छापेंगे तो सरकार से अनुमति लेंगे, ये प्रेस सेंसरशिप है। इसका भी खूब विरोध हुआ, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटसमैन 2 अखबार थे जिन्होंने जो सरकार की जो न्यूज थी, जो सरकार अनुमति नहीं देती थी, वो जगह खाली देते थे जिससे जनता को पता चल जाए कि यहाँ कोई समाचार है। और आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और एक निवारक नजरबंदी,
का अत्यधिक प्रयोग किया है। और चर्चा करेंगे निवारक नजरबंदी क्या है। किसी व्यक्ति के अपराध करने से पहले ही आशंका के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लेना निवारक नजरबंदी। यदि ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति अपराध करने वाला है तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता है। इस निवारक नजरबंदी के तहत सारे विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। इसमें याचिका भी लगी लेकिन याचिका भी उनकी स्वीकार नहीं की गई। और इसमें इसके बाद इसका परिणाम हुआ 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल किया गया। और यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनके चुनाव संबंधी विवाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही दायर किए जा सकते हैं। अब आपातकाल के संदर्भ में क्या क्या विवाद हैं। आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आपातकाल के संदर्भ में विवाद चला कि आपातकाल पूरी जनता में त्राही त्राही मच गई, सरकार बदल गई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने एक आयोग बैठाया, शाहजांच आयोग। रिटायर्ड न्यायाधीश थे जेसी शाह इसके नेतृत्व में, और इसने रिपोर्ट भी दी कि सरकार ने अति की थी। किसकी? निवारक नजरबंदी की भी, केवल अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर ये कर दिया। बाद में 42वें संविधान संशोधन में यह भी जोड़ा गया कि अनुच्छेद 352 आंतरिक अशांति अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर नहीं लग सकता, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। और ये भी हो गया था कि इसके बाद लोग यहाँ 20 सूत्री, अब अपने थोड़ी सी करेंगे कि आपातकाल के सबक। क्या सबक मिला, इसके महत्वपूर्ण 3 बातों की चर्चा करेंगे। एक तो इसके कि व्यक्ति, ये भारत लोकतंत्र है, इसको आसानी से विदा नहीं कर सकते, आसानी से विदा नहीं कर सकते। साथ ही इसमें व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति क्या हुआ, सचेत हुआ। तथा और क्या हुआ इसमें कि सशस्त्र के आधार पे ही कोई भी सशस्त्र विद्रोह होगा तो ही आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल के बाद की राजनीति आपातकाल के बाद की राजनीति पे अपन चर्चा करेंगे। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बची। विपक्ष ने एक नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। विपक्ष का नारा था लोकतंत्र बचाओ। इसी के और जनता उसमें परेशान हो रही थी आपातकाल से, इसलिए विपक्ष का 18 महीने आपातकाल रहा था। 18 महीने के बाद चुनाव कराए गए जिसमें विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का, इसमें जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विजय हुई और कांग्रेस को 154 सीट मिली। मतलब कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 154 को। और जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसको जनता पार्टी को अकेली को 295 मिली और उसके जो समर्थन वाले थे उसको 330 मिली। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक सीट मिली और बिहार, उत्तर प्रदेश इनमें कोई सीटें नहीं मिली। जनता सरकार में क्या हुआ कि जनता सरकार में वोट चली गई। जनता सरकार में
क्या हुआ, होड़ मच गई मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम, इनमें होड़ मच गई कि मैं बनूं। शुरुआत में मोरारजी देसाई को बनाया। मोरारजी देसाई 18 महीने तक रहा, 18 माह तक रहा। फिर जो कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह बना, ये मात्र 4 माह ही रहा, फिर बदल गया वापस। फिर क्या हुए, उपचुनाव हुए 1980 में उपचुनाव में गई, तो इसमें वापस कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस ने वापस 353 सीटें प्राप्त कर ली। विरासत में क्या मिला कि एक जनता विरासत में ये हुआ कि मंडल मुद्दा, इस समय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण था, एक मंडल मुद्दा। मंडल मुद्दा ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था। विंध्य प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। ये इसमें चर्चा में आया। उसके बाद में इस मंडल मुद्दे के ऊपर भी चुनावी समीकरण बनने लगे। ये हमने विचार किए, साझा किए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा वीडियो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, हमने मैथ्स और राजनीति के कंपटीशन के वीडियो डाली हुई हैं। धन्यवाद।